तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले पीएम की हुंकार, विपक्ष पर प्रहार की खबर से। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं और दूसरे चरण के मतदान के पहले वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने विपक्ष को जमकर घेरा है। शेरे कश्मीर स्टेडियम में उन्होंने हुंकार भरी। पीएम ने कहा कि हमने देश की संसद में ये कहा है और भाजपा इसे पूरा करेगी। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा दिलाएंगे और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, ये जो तीनों खानदान है, तीनों परिवार है, इनकी सियासी दुकान चलाने के दशकों तक के घाटी को नुकसान हुए हैं। नफरत का सामान इन्होंने बेचा है और जिसकी वजह से घाटी में नौजवान तरक्की नहीं कर सके हैं, लेकिन अब यहाँ पर बदलाव लाएंगे। तो इसके पहले चरण के दौरान भी पीएम जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि तीन खानदानों ने जम्मू कश्मीर को तबाह कर दिया है और एक बार फिर से वही बात उन्होंने दूसरे चरण के लिए भी कही है। सीधे सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को निशाने पर लिया है। तो इस बार परिसीमन के बाद सीटें बढ़ी है, 90 सीटों पर चुनाव हो रहा है। और इस बीच हमारे साथ रविंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र जी स्वागत है आपका। पीएम मोदी एक बार फिर से श्रीनगर पहुंचे हैं, फिर से उन्होंने तीनों परिवारों पर निशाना साधा है। पिछले बार भी पहले चरण के चुनाव से पहले जब पहुंचे थे तब भी तीन परिवारों को टारगेट किया था। एक बार फिर से क्या लग रहा है, बार बार तीन परिवारों को टारगेट क्यों कर रहे हैं पीएम और इससे कितना फायदा कितना नुकसान? चुनाव के नतीजे से पता लगेगा कितना फायदा क्या नुकसान, लेकिन बात यह है कि कुछ और कहने को ना हो तो ये एक जुमला बन गया है कि तीन परिवारों का नाम लो जिन्होंने पाकिस्तान के आतंकवाद का, अलगाववाद का और 1947 से लेकर के पाकिस्तान के जो गलत मंसूबे थे जम्मू कश्मीर पे, उस पर विफल किया और हर बार पाकिस्तान को 3 बार जंगों में यहाँ पे शिकस्त खानी पड़ी। आज उस नेतृत्व को ये मोदी जी की आदत बन चुकी है। विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं 60 साल से गंदगी साफ कर रहा हूँ और ये देश आसमान और ऊंचाइयों से, बुलंदियों से आज बात कर रहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का देन है कि उन्होंने देश को यहाँ पहुँचाया है। तो उनकी आदत सी है। जम्मू कश्मीर में गांधी परिवार तो डायरेक्टली रूल नहीं किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस जरूर रही, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा अलगाववाद और प्रॉक्सी वार चलती थी। पाकिस्तान ने डायरेक्ट वार भी हमारे साथ 3 बार की, 1947, 65, 1971 और 99 में भी, लेकिन हर बार शिकस्त की खाई और कश्मीर को संभाले रखा। कश्मीर में इतनी तरक्की हुई, यूपीए 1 और 2 के तहत बारामूला तक ट्रेन पहुंच गई, लेकिन ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता। आज जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। इनके राज में ऐतिहासिक डोगरा महाराजाओं की रियासत को खत्म कर दिया, अधिकार खत्म कर दिए। महिलाओं की बेरोजगारी 48.6% है और 3% इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। जम्मू कश्मीर में 1% है, कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हुआ। 2019 के बाद आतंकवाद बढ़ गया। 2 दशकों का सबसे ज्यादा आतंकवाद जम्मू सूबे में इन दिनों में है। कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ किया नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो पैकेज था, आज पूछिए कश्मीरी पंडितों से कि आज वो मानते हैं कि जो हुआ वो कांग्रेस के टाइम में और मनमोहन सिंह जी के टाइम में हुआ। और फिर भी भाजपा आंकड़े बताए, वो पत्थरबाजी और उसका आंकड़ा बता के कहते हैं सबको तो जेलों में डाल दिया। 86 लीडरों को तो भी अंदर डाल दिया। और चलिए रविंद्र जी, रजनीश शेट्टी जी जुड़ चुके प्रवक्ता भाजपा, उनसे भी सुन लेते हैं कि उनका क्या कहना है। रजनीश जी, जिस तरह से बार बार तीन परिवारों का जिक्र हो रहा है, क्या सिर्फ तीन परिवारों का जिक्र कर भर देने से पार्टी को इलेक्शंस में फायदा मिल पाएगा? क्योंकि जिस तरह से 370 हटने के बाद आतंकवाद का अंत होने की बात कही जा रही थी, विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि आतंकवाद का अंत तो नहीं हुआ है, बेरोजगारी तो अब भी बरकरार है, अब भी स्थितियां काबू में नहीं है। क्या कहेंगे आप? कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बैठे हैं मुझे पहले ये बताएं कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर में पैदा किया किसने?
87 में रिगिंग का दौर चलाया किसने और 89 में कश्मीरी पंडितों का पलायन करवाया किसने? आप लोगों की सरकार थी, कांग्रेस की और एनसी की। आज पंडितों के ये हमदर्द बन रहे हैं। कश्मीरी पंडित परिवार से मैं खुद हूं और कश्मीरी पंडितों के लिए इन्होंने क्या किया मुझे इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परिवार इसको भुगत चुका है पिछले 30 साल से। ये क्या अपनी क्लीन चिट ले रहे हैं? आप जम्मू कश्मीर की जनता से पूछिए। मुझे लगता है ये प्रवक्ता शायद बाहर से हैं, जम्मू कश्मीर से नहीं है। ये यहाँ की स्थिति नहीं जानते। हम यहाँ के नागरिक हैं, हम यहाँ की सच्चाई को समझते हैं और जानते भी हैं। जो भाजपा के दौर में हुआ है वो कभी कांग्रेस के दौर में हुआ नहीं। जम्मू कश्मीर की तबाही का कारण ही कांग्रेस है, क्योंकि विलय करने में इन्होंने देरी की। हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाने का इनका अहम योगदान रहा और कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी लेने के लिए इन्होंने यहाँ पे जो एक की जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, ये सबके सामने है। ये आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, हिस्ट्री देख लीजिए, कांग्रेस ने क्या क्या तबाही मचाई पूरे जम्मू कश्मीर में। मेरे भाई कह रहे हैं, शायद कांग्रेस के प्रवक्ता, वो बीजेपी के ऊपर बात कर रहे हैं कि बीजेपी के दौर में आतंकवाद बढ़ा है। पहले आप पिछला रिकॉर्ड निकाल लीजिए कि पिछले 30 साल में आतंकवाद का क्या दौर रहा और अब आतंकवाद। चलिए, अब दूसरे चरण के मतदान में स्पष्ट होगा कि जनता किसके बातों पर मुहर लगाती है। रविंद्र शर्मा जी आपका शुक्रिया, रजनीश सेठी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं सियासी गलियारों में लगातार पिछले कुछ दिनों से जो बयान सुर्खियों में बना हुआ है उसकी। जी हाँ, राहुल का जो बयान था उस पर लेटर वार चल रहा है। राहुल गांधी ने जो बयान विदेशों में दिए थे और बार बार जो बयान उनके आते हैं सामने, उसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को एक लेटर लिखा था, जिसका जवाब जेपी नड्डा ने दिया, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और देखिए, अब उन्होंने जब जवाब दिया तो उन्होंने बाकायदा काउंटिंग के साथ जवाब दिया। बताया कि अब तक के पीएम मोदी को 110 बार अपशब्द कहे गए हैं कांग्रेस की तरफ से। तो अब इस पूरे मामले को लेकर लेटर वार छिड़ गया है और केंद्रीय मंत्री रवनीश सिंह बिट्टू के द्वारा राहुल गांधी को आतंकी कहे जाने को लेकर पीएम मोदी के नाम खड़गे जी ने पत्र लिखा था और कार्रवाई की मांग की थी, जिसके जवाब में जेपी नड्डा ने पत्र लिखा और कहा कि बड़े दुख की बात है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अब अपने नामदार युवराज के दबाव में कॉपी पेस्ट वाली पार्टी बनकर रह गई है। राजनीतिक लोलुपता की पराकाष्ठा करते हुए अब राहुल गांधी वाले दुर्विकार कांग्रेस पार्टी भी अंगीकार करने लगी है। विडंबना ये भी है कि उससे ही अपने आप को अलंकृत भी वो महसूस कर रही है। आगे कहा कि कांग्रेस एंड कंपनी के नेताओं ने पिछले 10 सालों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 110 से ज़्यादा गालियां दी है। दुर्भाग्य की बात यह भी है कि इसमें कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी शामिल है। तब क्यों राजनीतिक शुचिता, मर्यादा, अनुशासन, शिष्टाचार जैसे शब्द आपकी और कांग्रेस की डिक्शनरी से गायब हो जाते हैं? एक तरफ आप राजनीतिक शुचिता की दुहाई देते हैं तो वहीं दूसरी ओर पार्टी और नेताओं का इतिहास राजनीतिक शुचिता की धज्जियां उड़ाने वाला रहा है। ऐसा दोहरा रवैया क्यों है? तो ये एक बड़ा सा लेटर लिखा है जेपी नड्डा ने। अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस भी इस तरह से कोई लेटर लिखती है फिर से, और गालियों की संख्या वो भी लिखती है, क्योंकि कुल मिलाकर नैतिकता का पतन तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों ही दल के नेताओं ने किया है और शुचिता का ध्यान किसी ने भी नहीं रखा है। मर्यादा सभी ने लांघी है और हर बार अपशब्दों का इस्तेमाल हम देखते हैं चुनाव के वक्त भी और चुनाव के बाद भी। आए दिन इस तरह की भाषा, इस तरह के बयान सामने आते रहते हैं। ऐसे में मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से सफ़ेद कैसे वाला जो डायलॉग है वो यहाँ पर मुफीद बैठता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन खुद आईना देखने से गुरेज कर रहे हैं। और बड़ी बात ये भी है कि कोई भी दल अपने नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं करता, कोई नज़ीर पेश नहीं करता, सिर्फ एक दूसरे की गलतियाँ, एक दूसरे की गालियाँ, एक दूसरे के अपशब्दों को गिनाने में चूकता नहीं है कोई। दोनों एक दूसरे को बताने की कोशिश करते हैं कि आप हमसे ज़्यादा है या हम आपसे ज़्यादा है। इस तरह का ये जो द्वंद्व है वो लगातार चल रहा है और पिछले कुछ समय से ये कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। और इस बीच हमारे साथ संकेत गुप्ता जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वो भी जुड़ चुके हैं। संकेत जी, जेपी नड्डा जी ने पत्र लिखा है, 110 गालियां कुल मिलाकर गिनती के साथ बताई गई है, लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि आप भी वही काम कर रहे हैं, विपक्ष भी वही काम कर रहा है, तो फिर अंतर क्या रह गया? जनता किसकी तरफ देखे? नजीर क्या पेश कर रहे हैं दोनों दल? देखिए, अंतर है। एक तरफ एक ऐसा विजन काम कर रहा है जो देश की मर्यादा को
जो देश के प्रोग्राम्स को आगे ले जा रहा है, जो राष्ट्र हित में आज देश को इस विकास पथ पे लेकर जा रहा है कि देश को इंटरनेशनल लेवल पर आज भारत गर्व के साथ खड़ा है। एक वो इंसान है जो दूसरे देश में जाकर भारत के बारे में गलत बातें बोलता है, भारत के धर्म के बारे में गलत बातें बोलता है और भारत में जो हो रहा है उसकी एक गलत पिक्चर विश्व में पोर्ट्रेट करता है। और दूसरी बात, जो भाषा की मर्यादा वाली बात करते हैं, भाषा की मर्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ पिछली बार लोकसभा चुनावों में क्या क्या शब्द कांग्रेस के लीडर्स ने नहीं बोले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का वह 10 बार वो हमें पत्र लिखे, 10 बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पत्र लिखे, लेकिन कम से कम अंदरूनी आकलन तो करें कि कांग्रेस के नेता क्या बोलते हैं और क्या उनकी लैंग्वेज हो गई है। लेकिन एक बात पे मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, विश्व पटल पे भारत का अपमान करने का किसी को भी नहीं है। अगर हम भारतीय हैं तो हमें भारतीय होने पे गर्व होना चाहिए। भारत की अगर आप सही पिक्चर रख रहे हो तो आप विश्व पटल पर बोलिए। संकेत गुप्ता जी, बीच में आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा, लेकिन मुझे एक बयान पीएम का भी याद आता है। जब वो विदेश गए थे, शायद पोलैंड या किसी कंट्री में गए थे, तो वहां उन्होंने कहा था कि पहले लोगों को देश में जन्म लेने पर महसूस होता था कि कहाँ जन्म ले लिया, और अब देश के लोग सोचते हैं कि चलो हमने कहाँ जन्म लिया, मोदी जी के राज में जन्म लिया। इस तरह की बातें ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरफा चल रही है, दोनों तरफ से चल रही है। तो मुझे लगता है कि अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है पार्टियों को, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस से भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस के प्रवक्ता निजामुद्दीन जी जुड़ चुके हैं। निजामुद्दीन जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो लेटर लिखा गया है, इस लेटर को लिखने से पहले आपने कार्रवाई क्यों नहीं की अपने नेताओं पर, और क्यों नहीं आपने एक नजीर पेश करते हुए ये बताया कि हमने तो अपने नेताओं पर कार्रवाई कर ली है, आप कब करेंगे? नहीं, ये परंपरा शुरुआत किसने की? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये परंपरा शुरू की ना। उन्होंने भाषाओं का गलत इस्तेमाल किया, विदेश में जाकर भारत की छवि खराब की। उन्होंने बयान दिया, सियोल में नहीं, 2 विदेशों में दिया। आप उनका निकाल के देख लीजिए, 2 कंट्रीज में जाके उन्होंने बयान दिया था कि मुझे भारत में पैदा होता मुझे शर्म आती है। तो जिस देश के प्रधानमंत्री को अपने देश में पैदा होने पर शर्म आती है, उसको राजनीति क्यों करना चाहिए? कार्रवाई की बात कांग्रेस से पूछने से पहले इनको अपना दामन देख लेना चाहिए। लेकिन निजामुद्दीन, चलिए वो जो वहां पर बातें कही वो ठीक है, लेकिन जब आप लेटर लिख रहे हो किसी विपक्षी दल को, तब कम से कम आप ये नजीर पेश करते कि हमने अपने इतने नेताओं पर इस तरह की कार्रवाई की है, और आप भी राजनीतिक शुचिता लाने के लिए इस तरह का कदम बढ़ाइए। हम भी आपके समर्थन में, हम आगे इस बात का ध्यान रखेंगे। दोनों ही अगर पहल नहीं करेंगे, रस्साकशी चलती रहेगी, तो फिर इसका होगा क्या, अंत क्या है? का सवाल ये नहीं है, सरकार को पहल करना चाहिए। अपोजिशन पहल नहीं करती किसी चीज के लिए, पहल सरकार को करना चाहिए। सरकार कौन चला रहा है 10-15 सालों से? पहल किसको करनी चाहिए? सत्ता में मालिक कौन है? संविधान के तहत पहल करना चाहिए था भारत के प्रधानमंत्री को या उनकी सरकार को। जब वो पहल करते और हमारी अपोजिशन के लोग उनको उसमें शामिल। चलिए, बड़ी विडंबना है निजामुद्दीन जी और संकेत जी कि देश के लोग जो है वो आपसे उम्मीद रखते हैं बतौर जनप्रतिनिधि कि आप कुछ बेहतर करेंगे, कुछ उदाहरण पेश करेंगे, लेकिन ना ही भाजपा और ना ही कांग्रेस, दोनों ही दल जो है इस विषय पर समाधान नहीं चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर आगे इस तरह की तकरार, इस तरह की बयानबाजी, इस तरह से नैतिकता का पतन जारी रहेगा, यही आप दोनों की बातों से समझ में आता है। बहुत शुक्रिया निजामुद्दीन रायन जी आपका, संकेत गुप्ता जी आपका भी।